बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेहरान टीवी और मैं हूं अबूज़र। आज हम जिस प्ले को पढ़ने जा रहे हैं वो एक बहुत ही बड़ी शख्सियत के बारे में है जिनको तारीख़ शेर के नाम से याद करती है, यानी टीपू सुल्तान, टाइगर ऑफ मैसूर, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक शेर की तरह गुजारी। इन्होंने अपनी सोसाइटी को मॉडर्नाइज करने के लिए बहुत सी रिफॉर्म्स की और अंग्रेज़ों का डट कर मुकाबला किया और उन्हें नाकों चने चुभवाए। मगर 1799 में अपनों की गद्दारी और दूसरे जो इंडियन ताकतें थीं उनका, इंग्लिश जो थे उनके साथ मिल जाना उनकी शहादत का बायस हुआ और अकेला शेर उनसे लड़ता हुआ शहीद हो गया। इस प्ले का नाम द ड्रीम्स ऑफ टीपू सुल्तान है, जो कि टीपू सुल्तान के रियल जो ड्रीम्स थे उन पे बेस करता है। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी उम्र में 37 जो उनके ड्रीम्स थे, 37 वो उन्होंने अपनी बुक में रिकॉर्ड किए थे और उन 37 ड्रीम्स में से गिरीश कर्नाड ने 9th, 10th और 13th ये जो 3 ड्रीम्स हैं वो उसने इस प्ले में यूज़ किए हैं। 1996 में बीबीसी ने गिरीश कर्नाड को कहा कि इंडिया की 50th एनिवर्सरी है तो आप हमें एक प्ले लिख के दें। तो 1997 में टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की 200वीं डेथ एनिवर्सरी के मौका पर उन्होंने ये प्ले पेश किया। इस प्ले के 2 एक्ट हैं। एक्ट 1 स्टार्ट करते हैं। 1803 द हाउस ऑफ हिस्टोरियन मीर हुसैन अली खान किरमानी in the city of Mysore, Colonel Colin Mackenzie, the Orient Scholar। किरमानी जो है ये कोर्ट हिस्टोरियन था, यानी टीपू सुल्तान के कोर्ट का ये बंदा था जो जिसका काम था हिस्ट्री लिखना। और जो कोलन मैकेंजी है ये इंग्लिश है, ओरिएंटलिस्ट, और ये भी एक हिस्टोरियन है। दोनों हिस्टोरियन बंदे बैठे हुए हैं। तो मैकेंजी पूछता है किरमानी से कि कैसा काम जा रहा है। तो जो किरमानी है वो कहता है कि मैं बहुत अपसेट हूँ, मैं गमज़दा हूँ। तो मैकेंजी कहता है छोड़ो भी, अब इतने साल हो गए हैं, तुम इस दुख से, इस गम से बाहर निकल भी आओ। तो किरमानी बड़ा खूबसूरत जवाब देता है। वो कहता है देयर इज़ नो हीलिंग, द ब्लड एंड द टीयर्स ड्राइड अप ए लॉन्ग टाइम अगो बट द वाउंड रिमेन्स फ्रेश। कहता है खून खुश्क हो चुका है, आंसू सूख चुके हैं, लेकिन जो ज़ख़म है वो अभी भी ताज़ा है। तो मैकेंजी उसे कहता है कि तुम बी ऑब्जेक्टिव, तुम ऑब्जेक्टिव तरीके से रहो, तुम अपनी फीलिंग्स जो हैं, अपने जज्बात जो हैं उन्हें इसमें ना शामिल करो, उन्हें ना महसूस करो। वो कहता है कि एक हिस्टोरियन को ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। किरमानी कहता है कि मैं कैसे ऑब्जेक्टिव हो जाऊँ। आई स्पेंट माई लाइफ सर्विंग हिम एंड हिज फादर and now I work for you, his enemies. What does that make me? A traitor? Am I trustworthy anymore? Does not that worry you? It worries me. तो मैकेंजी जवाब देता है कीप इमोशन आउट, स्टिक टू द फैक्ट्स। हमला हो जाता है और नियर द वाटर गेट ऑफ द फोर्ट द नाइट ऑफ द 4th May 1799 टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह शहीद हो जाते हैं और जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं वो कुत्तों की तरह उनके जसदे खाकी को ढूंढते हैं। अंग्रेज़ जो सोल्जर्स हैं वो बड़ी बकवास करते हैं और टीपू रहमतुल्लाह अलैह को बास्टर्ड और डेविल कहकर पुकारते हैं। रात का मौसम होता है, अंधेरा होता है, मतलब रात का टाइम होता है, बहुत अंधेरा होता है। तो वो कहते हैं कि मशलें लाओ, रोशनी लाओ, हमें देखना है कि टीपू कहाँ है। तो आखिरकार जब लाइटें आ जाती हैं और नदीम खान जो कि किलादार है वो टीपू सुल्तान की शनाख्त कर देता है, तो जो रिचर्ड वेल्सले होता है जो कि वो कहता है सो दैट्स द टाइगर ऑफ मैसूर। सोल्जर्स जो हैं वो डरते हाथ नहीं लगाते और जब वो डरते डरते देखते हैं तो टीपू साहब का जो जिस्म होता है वो अब भी गर्म होता है। तो वेल्सले पूछता है कि क्या ये ज़िंदा हैं? तो सिपाही कहता है नहीं, इनकी कनपट्टी पे गोली लगी है, ये बच तो नहीं सकते। मगर फिर भी उनका जिस्म शहीद होने के बाद भी
गर्म है जैसे ज़िंदा इंसानों का होता है। जब उन्हें मुकम्मल यकीन हो जाता है कि टीपू शहीद हो चुके हैं तो जो फौजी हैं वो सब के सब शहर को लूटने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ऐसे में एक जो सिपाही है वो उनकी लाश की जो बेहुरमती करता है और उनकी मूंछ का जो एक हिस्सा है वो काट लेता है। सोल्जर्स का जवाब सुने, द टाइगर्स ऑन विस्कर्स ए प्राइज बूटी। किरमानी कहता है, सो द टाइगर ऑफ मैसूर हैड एट लास्ट बीन हंटेड डाउन and the first salutation of received from the hunters was to have his whiskers chopped off. किरमानी बताता है, every house looted, every available woman raped, soldiers throwing away precious jewelry because they could not carry any more. इतना लूट लिया कि उन्हें उनसे संभाला भी नहीं जा रहा और वो फेंक कर अपना वज़न जो है वो कम कर रहे हैं। ये है उनका एक्ट ऑफ सिविलाइजेशन, ये है वो उनकी सिविलाइजेशन जिसके बलबूते पर वो कहते थे हम दुनिया को सिविलाइज करने आए हैं। कॉलोनियल्स तो जो थे वो कहते थे कि हम इन लोगों को सिविलाइज करने आए हैं। तो आप देख लें ये इन्होंने कैसे सिविलाइज किया, इनकी सिविलाइजेशन देख लें। टीपू ख्वाब देखता है कि वो और पूर्णिया जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है टीपू का, वो दोनों जा रहे होते हैं कि एक उन्हें मंदिर दिखता है, टेंपल, और जो जब ये दोनों उसमें दाखिल होते हैं तो टीपू को जो मूर्तियाँ होती हैं, जो स्टैचूज़ होते हैं वो ज़िंदा महसूस होते हैं। जो औरतें होती हैं स्टैचूज़, वो लिविंग वुमेन की तरह लगते हैं। वो कहती हैं, वी हैव बीन हेयर फॉर मैनी सेंचुरीज नाउ प्रेइंग टू गॉड एंड सीकिंग आवर सेल्वेशन। तो टीपू कहता है, वेल हैव द टेम्पल रिपेयर्ड द वॉल्स रीबिल्ड। तो वो उस टेम्पल की जो है वो मरम्मत वगैरह करवाता है। तो इससे इसकी रिलीजियस टॉलरेंस शो होती है कि वो फैनेटिक नहीं था, एंटी रिलीजन नहीं था, परसिक्यूशन नहीं करता था, बल्कि सब लोगों से यकसा जो इसका ताल्लुक़ था वो था। तो जब ये वापस दीवाने आम में आते हैं तो वहाँ इन्हें चाइना से आए हुए कुछ लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि द एम्परर ऑफ चाइना सेंड्स यू ए वाइट एलिफेंट एंड दीज हॉर्सेस एज ए टोकन ऑफ फ्रेंडशिप एंड अफेक्शन फॉर यू। तो टीपू इस ड्रीम से ये नतीजा अखज़ करते हैं कि माई इंटरप्रिटेशन ऑफ द ड्रीम इज़ दैट गॉड अलमाइटी एंड आवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विल मेक मी अनदर अलेक्जेंडर। यानी अल्लाह ताला और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि मैं भी एक सिकंदर आज़म बनूं, जैसे सिकंदर आज़म ने दुनिया फ़तह की थी मैं भी वो करूं। क्योंकि टीपू सुल्तान एक रिफॉर्मर था, उसने बहुत सी रिफॉर्म्स की। उसने सिल्क इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए सिल्क वर्म्स मंगवाए, उनके एग्स मंगवाए, दूसरे मुल्कों से क्राफ्ट्समैन मंगाए जो कि मैसूर में आके बाहर वाले जो यूरोपियन चीज़ें थी वैसे ही स्टैंडर्ड पर यहाँ चीज़ें बनाती थी। टीपू सुल्तान ने फ्रांस में भी अपने सुफरा भेजे और ओटोमन एम्पायर में भी यानी सल्तनत उस्मानिया में भी भेजे ताकि वो टीपू सुल्तान की अंग्रेज़ों को यहाँ से निकालने के ख़िलाफ़ मदद करें। उसने हर हरबा इस्तेमाल किया। टीपू सुल्तान का सेकंड ड्रीम, टीपू सुल्तान क्या देखते हैं कि एक हैंडसम यंग मैन है, बहुत प्यारा है, बड़ी प्यारी स्किन है उसकी, बहुत प्यारी उसकी आइज़ हैं और वो जो है औरत के कपड़ों में मलबूस है, सॉरी औरत के नहीं मर्द के यानी मेल के कपड़ों में मलबूस है और उसकी आवाज़ जो है वो औरत की तरह है और उसके जो चेहरे के नकूश हैं वो भी औरत की तरह हैं। तो बाद में जब टीपू सुल्तान को पता चलता है कि ये मर्द के भेस में औरत है तो जब वो उठते हैं तो वो इस ड्रीम की इंटरप्रिटेशन ऐसे करते हैं कि जो मराठा हैं उनके दुश्मन, वो हकीकत में जब उनसे जंग होगी तो वो भी औरतों की तरह मुकाबला करेंगे। ऐसे ही इंग्लिश जो हैं वो बहुत मक्कारी से, अय्यारी से, बड़ी चालाकी के साथ वो जो मराठा हैं उन्हें और निज़ाम इन दोनों को अपने काबू में कर लेते हैं, यानी बहला फिसला कर
उन्हें अपना तरफदार बनवा लेते हैं और टीपू के ख़िलाफ़ उनसे अलायंस कर लेते हैं, यानी उनके साथ इत्तेहाद बना लेते हैं। क्योंकि इंग्लिश को पता है कि हम अकेले जो हैं वो इस शेर का मुकाबला नहीं कर सकते, तो फिर वो अपनी चालाकी, होशियारी और अय्यारी जो है जिसमें वो माहिर हैं वो इस्तेमाल करते हैं। लोगों को पैसे देकर ख़रीदते हैं और दूसरे जो हैं ताकतें जो हैं उन्हें भी टेरिटरी का लालच देकर और बहुत से दूसरे लालच देकर और अपनी जो मक्कारी और अय्यारी से बातें जो ऐसी करते हैं कि उन्हें वो फंसा लेते हैं। टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ही नहीं है बल्कि उनकी तारीफ़ भी करता है। वो कहता है, आई हैव हैड 2 टीचर्स इन माई लाइफ, माई फादर हु टाउट मी वॉर एंड द इंग्लिश हु टाउट मी ट्रेड। तो असल में अंग्रेज़ जो हैं वो इसकी जंग से नहीं डरे होते। खुद टीपू कहता है, एंड दे डिसलाइक मी फॉर बीइंग सो अडॉप्ट ए पपिल, क्योंकि वो ट्रेड के ज़रिए हर चीज़ पर काबू पा रहे हैं। तो जब जो टीपू सुल्तान है वो भी ट्रेड के ज़रिए ही काउंटर अटैक करता है उन पे, यानी ट्रेड के ज़रिए ख़ुद को मजबूत करता है, तो वो कहते हैं कि ये तो हमारा मुकाबला करने के लिए पैदा हो रहा है, ऐसे तो ये अमीर हो जाएंगे। तो वो मिल मिलाकर टीपू सुल्तान को ख़त्म करने का इरादा करते हैं, क्योंकि फिर ही वो इंडिया में अपने कदम जमा सकेंगे और पूरे इंडिया पर कब्ज़ा कर सकेंगे। जब टीपू सुल्तान की बेगम उन्हें कहती हैं कि आप छोड़ें, आप ये क्या कर रहे हैं, तो टीपू सुल्तान बड़ा अच्छा जवाब देते हैं। वो कहते हैं, दिस लैंड इज़ आवर्स एंड इट्स रिच ओवरफ्लोइंग विद गुड्स, द वर्ल्ड हंगर फॉर्स एंड वी लेट फॉरनर्स कम इन एंड रोब अस ऑफ आवर वेल्थ। क्या हम दूसरों को अपनी दौलत लूटने दें? 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो मैसूर पे हमला करता है और ये तकरीबन शिकस्त खाने वाले ही होते हैं, ये दफ़ा होने ही वाले होते हैं कि पीछे से जो मराठा हैं वो बहुत सा सामान रसद लेकर और बहुत बड़ी फ़ौज लेकर वो पहुंच जाते हैं। तो इस तरह इनके हौसले दोबारा बढ़ जाते हैं और ये फिर उसका सरिंगापटम का मुहासरा कर लेते हैं और टीपू सुल्तान को फिर मुआहदा करना पड़ता है। तो यहाँ एक्ट 1 जो है वो ख़त्म हो जाता है। एक्ट 2 23 फरवरी 1792, 23 फरवरी 1792 मुआहदा हो जाता है और जो पूर्णिया है वो मुआहदे की 4 जो शराइत हैं वो कंडीशंस जो हैं वो बयान करता है। पहली कंडीशन ये है कि हैदर अली जो कि टीपू सुल्तान के वालिद मोहतरम थे, उन्होंने और टीपू सुल्तान ने जितने भी अंग्रेज़ जो फ़ौजी प्रिजनर्स हैं उन्हें कैद किया हुआ है उन्हें जल्द से जल्द रिलीज़ कर दिया जाए। खुद अंग्रेज़ों ने एक भी प्रिजनर ज़िंदा नहीं छोड़ा और अपने कहते हैं प्रिजनर एक भी हमारा आपकी कैद में ना रहे, तमाम के तमाम हमें ज़िंदा मिलने चाहिए। दूसरी शर्त ये कि टीपू सुल्तान की जितनी सल्तनत है उसका आधा जो है वो इंग्लिश, मराठाज और निज़ाम, इन तीनों के साथ साथ टीपू सुल्तान की सल्तनत की जो सरहदें लगती हैं उनके जो हिस्से बकरे हैं वो कर दिए जाएंगे, क्योंकि इन तीनों की सुल्तान टीपू के ख़िलाफ़ अलायंस थी, इनका इत्तेहाद था। और निज़ाम जो है वो देख लें वो भी एक मुसलमान था और मुसलमान के ख़िलाफ़ वो लड़ा। इसी वजह से फिर अल्लाह ताला ने इन पर ग़ुलामी नाज़िल कर दी और तमाम का तमाम जो हिंदुस्तान है वो फिर देख लें कितना अरसा ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ा रहा। तीसरी जो शर्त है वो थी 6 करोड़ रुपए का तावान जंग। फोर्थ और लास्ट जो कंडीशन थी, जो शर्त थी, उस पे आके जो पूर्णिया है वो खामोश हो जाता है और टीपू सुल्तान के बार बार कहने के बावजूद भी वो बोल नहीं सकता। तो सुल्तान खुद वो पेपर जो है वो पकड़ता है और पढ़ता है। तो उसमें लिखा होता है, द लास्ट कंडीशन 2 hostages to be handed over to the English to be kept with them until the terms of the treaty are agreed upon, signed and sealed. Pause. 2 of my sons, यानी सुल्तान के 2 बेटे, एक अब्दुल खालिक जो कि 8 साल का है एंड मोइजुद्दीन जो कि उससे कुछ ही महीने छोटा है। टीपू अवाम के गमो गुस्से को देखकर जवाब देता है, द अदर चिल्ड्रन आर स्टिल एट देयर नर्सिस ब्रेस्ट,
शुड आई सेंड माई 2 little boys एज hostages? Shall I then accept the destruction of our city? क्या मैं अपने बेटों को भेजूं या मैं अपने शहर की तबाही तस्लीम करूं? फिर टीपू सुल्तान बहुत ही इम्पोर्टेंट जो लाइंस हैं वो कहता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं ये। दिस इज़ द न्यू लैंग्वेज दैट हैज़ कम इन टू आवर लैंड, इंग्लिश। दिस इज़ द कल्चर ऑफ दैट लैंग्वेज। इंग्लिश बॉयज़ ऑफ 7 and 8 एज होस्टेजेस ऑफ वॉर। टीपू सुल्तान कहता है कि मुझे अपने बेटों की फिज़िकली उन्हें कुछ होने का डर नहीं है, उन्हें कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि जो जॉन कंपनी है, जो अंग्रेज़ हैं, उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए, उन्हें इंसान नहीं चाहिए। वो कहता है मुझे असल डर ये है, दी डेंजर इज़ दे विल टीच माई चिल्ड्रन देयर लैंग्वेज। वो मेरे बच्चों को अपनी ज़ुबान सिखा देंगे। कौन सी? इंग्लिश। द लैंग्वेज इन विच इट इज़ पॉसिबल टू थिंक ऑफ चिल्ड्रन एज हॉस्टेजेस। कितनी बड़ी ये बात उन्होंने की है। और अंग्रेज़ खुद को कहते हैं कि हम सिविलाइज्ड हैं, हमारे जैसा है ही नहीं कोई भी इस दुनिया में। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो होता है वो टीपू सुल्तान के दोनों बेटों मोइज़ुद्दीन और अब्दुल खालिक जो है उसको 21 तोपों की सलामी के साथ बड़े अच्छे तरीके से रिसीव करता है और उन दोनों को 2 गोल्ड वॉचेस देता है, यानी एक एक को गोल्ड वॉच। और जो शहज़ादे होते हैं वो कॉर्नवालिस को एक पर्शियन यानी फ़ारसी तलवार देते हैं, बहुत प्यारी। टीपू सुल्तान बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है कि मेरे बेटों के साथ शहज़ादों जैसा ताल्लुक़ किया भी गया है, उन्हें अच्छी तरह रिसीव किया भी गया है या नहीं। तो जब उसे मुकम्मल यकीन हो जाता है कि बहुत ही इज़्ज़त व एहतराम के साथ उसके शहज़ादों को रिसीव किया गया है तो वो खुश हो जाता है। उसी दिन से टीपू सुल्तान अपना जो बिस्तर है वो हटा देते हैं और वो कसम खाते हैं कि जब तक मेरे बेटे वापस नहीं आ जाते मैं ज़मीन पर ही सोऊंगा। जब टीपू सुल्तान ज़िक्र में मशगूल होते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि इनका जो वालिद हैं इनके हैदर अली वो दिखाई देते हैं, उनकी आवाज़ सुनाई देती है। तो ये जब अपने बाप को पुकारता है टीपू सुल्तान, मेरे पास आए, मैं आपको देख नहीं रहा। तो जो हैदर अली हैं वो कहते हैं कि मेरी दोनों टांगें जो हैं वो काट दी गई हैं, मैं चल नहीं सकता। तो टीपू पूछता है कि आपकी टांगें काटने की किसकी हिम्मत हुई? तो वो कहते हैं कि तुमने काटी हैं मेरी टांगें, तुमने मेरी दोनों टांगें काट कर एनिमी को यानी दुश्मन को, अंग्रेज़ों को दे दी हैं, यानी उनके बेटे। तो हैदर अली उनसे पूछते हैं कि क्या तुम अंग्रेज़ों से डरे हुए हो? तो टीपू सुल्तान कहते हैं नहीं, मैं उनसे नहीं डरा। कहते हैं अगर ऐसा होता तो मैं उनके कत्ले आम का हुक्म दे देता, मगर मुझे उन पर तरस आता है। छोटी छोटी उम्र के लड़के हैं, इतनी दूर से बरतानिया से पता नहीं किस चीज़ के लिए खिंचे चले आते हैं, मुझे बस उन पर तरस आता है। टीपू कहता है मुझे उनकी एक बात पर बहुत रश्क है कि उनके आपस में ज़रा भी जो रकाबत है, जो दुश्मनी है, वो ज़रा बर भी नहीं है। और हमारे जो लोग हैं वो कहता है कि मेरे जो गवर्नमेंट के, मेरी जो सल्तनत के पिलर्स हैं वही बिक गए हैं, मुझे उनका पता है, मगर मैं अपनी सेफ्टी, अपने सल्तनत की सेफ्टी, अपनी फैमिली की सेफ्टी पर उन पर इन्हिसार करता हूँ। हालांकि टीपू को पता लग जाता है कि ये जो मेरे सब नीचे वाले ऑफिसर्स हैं, यानी मीर सादिक जो बहुत बड़ा ऑफिसर है, मीर सादिक और मीर जाफ़र जो तारीख़ के 2 बहुत बड़े गद्दार हैं, वो मीर सादिक ने टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी की और जो मीर जाफ़र था उसने 1757 में 1757 में जंग प्लासी में जो बंगाल के नवाब थे उनके ख़िलाफ़ बगावत करके जो अंग्रेज़ हैं उनको जितवाया था। तो टीपू सुल्तान को बहुत दुख होता है कि अंग्रेज़ कैसे खुद आपस में मुत्तहद हैं, काश हमारे लोग भी ऐसे ही होते, गद्दार ना होते। इसके बाद टीपू जो है वो हरिपंत जो कि मराठा कमांडर इन चीफ़ है उससे मिलने जाता है, उसे बड़ा समझाता है कि ये जो अंग्रेज़ हैं बहुत शातिर, मक्कार और चालाक कौम हैं, ये सिर्फ आपको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।
टीपू कहता है कि अंग्रेज़ों ने आपको कुछ भी नहीं दिया, उल्टा आपको यूज़ किया है। उन्होंने जो आपको टेरिटरीज दी हैं, वो कहता है मेरे बाप ने आपसे ही ली थी, आपसे ही कनकर की थी, वो ही उन्होंने बदले में आपको दे दी हैं। आपको कुछ भी जो अजाफी है वो नहीं मिला, बदले में उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है। टीपू कहता है याद रखो, उन्होंने मुझे मुकम्मल तौर पर तबाह क्यों नहीं किया, क्योंकि जब तक मैं हूँ तब तक आप मेरी वजह से बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकते। अगर आप बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे तो खुद अंग्रेज़ों के लिए ख़तरा बन जाएंगे। इसलिए उन्होंने चालाकी के साथ मुझे भी उन्होंने बाकी रखा है, ताकि सब जो हैं ताकतें इंडियन वो आपस में बरसरे बेकार रहें और जो अंग्रेज़ हैं वो बढ़ते रहें। टीपू कहता है कॉर्नवालिस हैज़ सेव्ड मी बिकॉज विदाउट मी इन साउथ इंडिया यू मराठाज वुड बिकम टू पावरफुल। यहाँ पे फिर बहुत बड़ी बात करता है टीपू सुल्तान। वो कहते हैं मेक श्योर इट्स नॉट योर चिल्ड्रन नेक्स्ट टाइम। 2 साल के बाद टीपू सुल्तान के जो बेटे हैं उन्हें वापस कर दिए जाते हैं। गवर्नर जनरल रिचर्ड वेल्सले मॉर्निंगटन कहता है कि जो टीपू सुल्तान है वो हमारे मुकाबले पर एक ट्रेडिंग एम्पायर क्रिएट कर रहा है, एक ट्रेडिंग एम्पायर बना रहा है। वो कहता है हमने फ्रेंच को यहाँ से निकाला, हमने डच जो हैं वो उनको इंडिया से बाहर निकाल किया, और हमने पुर्तगीज़ जो हैं उनको यहाँ से मार भगाया। तो हम टीपू सुल्तान को ट्रेडिंग एम्पायर बनाते हुए कैसे कबूल कर सकते हैं, उसे कैसे हम जो हैं वो फलने फूलने दे सकते हैं। अगर वो होगा तो हम नहीं होंगे। तो इसीलिए जल्दी जल्दी जो अंग्रेज़ हैं वो तैयारी करके, हालांकि टीपू ने उनसे मुआहदा भी किया होता है सुलह का, अमन का, तो वो जो हैं वो अपनी फ़ौजें इकट्ठी करके मराठा और जो निज़ाम है सबको इकट्ठा करके वो मुहासरा कर लेते हैं श्रंगापट्टम का, जहाँ जो इसका दारुल हुकूमत है और जहाँ टीपू सुल्तान रहाइश पजीर था। तो फिर वो मुआहदे की शराइत ऐसी रखते हैं कि मजबूरन जो सुल्तान है उसे जंग ही करनी पड़े और उसका ख़ात्मा हो। उसकी शराइत ये होती हैं कि पहले ही उन्होंने आधी सल्तनत जो है वो टीपू सुल्तान की ले ली होती है, और जो आधी बचती है उसमें भी कहते हैं कि आधी जो सल्तनत है वो आप हमें दे दें, और अपने 4 बेटे, पहले 2 थे अब कहते हैं 4 बेटे हमें हॉस्टेजेस दें। तो टीपू सुल्तान कहता है एंड नाउ दे हैव आस्क्ड मी for 4 of my sons as hostages and half my kingdom again, half of the half they left me. By the time the next governor general takes over, I will be left with a half street and one of my sons. Today I am the only one in India who won't bow and scrape before him. मैं ही अकेला हूँ जो उनके आगे नहीं झुका. So they want to humiliate me. I am told England is buzzing with stories of what a monster I am and how I need to be subdued. टीपू सुल्तान जब अपने ऑफिसर से पूछता है हाँ क्या इरादा है आपका, तो सब जो ऊपर ऊपर से कहते हैं हमारी जान भी आपके लिए हाजिर है। टीपू सुल्तान मीर सादक से, पोर्निया से, कमरुद्दीन से जो कि फ़ौज का कमांडर है, इन सब से जब पूछता है कि क्या तुम मेरे पीछे खड़े होगे, तो सब कहते हैं जी हजूर हमारी जान भी आपके लिए हाजिर है। तो टीपू सुल्तान हंसते हुए कहता है अगर आप सब मेरे साथ हुए, मेरे पीछे खड़े हुए, तो देन द फ्यूचर इज़ आवर्स, फ्यूचर हमारा होगा। टीपू सुल्तान ने पालतू शेर रखे हुए थे, तो उस दिन उसका जो शेर है वो शोर नहीं कर रहा था, वो गुर्रा नहीं रहा था। तो टीपू पूछता है क्या बात है, ये तो रोज़ाना धाड़े मारता था, गुर्राता था, आज उसे हुआ क्या है, आज ये चुप क्यों है। बहादुर खान था शेर का नाम। तो असल में ये एक सिंबलिज्म है, एक फोर शेडोइंग है कि शेर का खामोश होना असल में टीपू सुल्तान की शहादत का इशारा है। अब यहाँ पर लास्ट ड्रीम है टीपू सुल्तान का। टीपू साहब कहते हैं मोइजुद्दीन, फतेह हैदर, अब्दुल खालिक, call the entire ज़नाना out, invite them to ramparts to see the white plague depart, let's all watch a new era dawn.
देन वी विल गो टू द गार्डन एंड सी द पीगू रोजेज ब्लूम। किरमानी कहता है दैट वाज टीपूज लास्ट ड्रीम। दैट आफ्टरनून ही वॉज किल्ड इन बैटल। मीर सादिक ने गद्दारी की और किला पर काबज जो फौजी थे उन्हें वापस बुला लिया कि आओ मैं तुम्हें तनख्वाहें देता हूँ। नदीम खान जो किलादार था उसने भी गद्दारी की और जो पूर्णिया था उसने प्राइम मिनिस्टर की सीट के बदले गद्दारी की। अंग्रेज़ों ने कहा हम तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बना देंगे तो उसने भी छोड़ दिया, हर बंदे ने छोड़ दिया सुल्तान को। जो कमरुद्दीन था जो कि कमांडर था फौज का वो भी उसके साथ मिल गया। तो यहाँ पे कहता है द बैटल ऑफ सरिंगापटम वाज लॉस्ट बिफोर इट हैड बिगन, यानी जंग शुरू होने से पहले ही शिकस्त हो चुकी थी, खोई जा चुकी थी जंग। मैकेंजी कहता है द टाइगर्स ऑफ द पैलेस वर शूट डेड वाइल द मैकेनिकल टाइगर वाज शिप्ड ऑफ टू लंदन। यानी एक तो टाइगर टीपू सुल्तान है और दूसरे जो टाइगर उन्होंने रखे हुए थे पालतू वो उन्होंने शूट किए, और जो एक मैकेनिकल टाइगर था जिसमें से आवाज़ निकलती थी टाइगर की, उसके पंजों के नीचे इंग्लिश फ़ौजी बनाया हुआ था जो कि फ्रांस से मंगवाया था टीपू सुल्तान ने अपने बच्चों के लिए, वो इन्होंने लंदन शिफ्ट कर दिया। जैसे इन्होंने पूरी दुनिया से जो चीज़ें हैं वो लंदन शिफ्ट की, अपने म्यूज़ियम भरे करोड़ों चीज़ों से। टीपू की शहादत के साथ ही अंग्रेज़ों ने कहा अब हिंदुस्तान हमारा है। टीपू सुल्तान के बेटों को कलकत्ता भेज दिया गया जो कि तब ईस्ट इंडिया कंपनी का दारुल हुकूमत था, जहां इन्हें निगरानी में रखा गया। अब सुने विद इन 20 ईयर्स 20 साल के अंदर अंदर द ब्रिटिश हैड अनेक्स्ड मराठा एम्पायर। वो मराठे जिन्होंने टीपू सुल्तान के ख़िलाफ़ इंग्लिश का साथ दिया था वो 20 साल के अंदर अंदर अंग्रेज़ खुद निकल गए, खा गए उन्हें, और टीपू सुल्तान की जो प्रिडिक्शन थी वो सही साबित हुई। किरमानी कहता है इट वॉज नॉट टीपूज ड्रीम बट हिज प्रिडिक्शंस दैट केम ट्रू। वो उसके ख्वाब नहीं, वो उसकी पेशन गोई थी। पोस्ट स्क्रिप्ट में राइटर लिखता है कि 1947 के बाद जब आज़ादी मिल गई तो जो राजे थे, गद्दार थे, जो बिक गए थे, उन्हें तो हुकूमत ने बड़ी बड़ी जागीरें दी बाद में, और जिन्होंने अपना सर अंग्रेज़ों के आगे नहीं झुकाया था उनके बेटे कलकत्ता की स्लम्स में गल सड़ रहे हैं। यानी टीपू सुल्तान की जो औलाद है वो कलकत्ता में बहुत ही पसमानदगी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ऐसे करता है मुआशरा ऐसे लोगों के साथ। वीडियो ज़रा लंबी हो गई क्योंकि ये सब्जेक्ट ही कुछ ऐसा था, तो उम्मीद है सारा प्ले जो है आपको वो अच्छे से समझ आया होगा। हर जो इम्पोर्टेंट कमेंट है वो मैंने आपको रीड करके बताया है, तो बहुत अच्छे से आपको इसकी समझ अब आ जानी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।